Dear student, a very good morning to all of you. As you know well that we are discussing about the chapter 34, section 453 to 477, titled Education, Suspension, Remission and Commutation of Sentences. We have already uploaded one video regarding the same topic, and rest of the other section which from the section 462 to till 470 we will discuss in this video, and one more video is required to completion of this whole chapter 34. Before coming to the section this chapter, पहले सबसे सर्वप्रथम मैं आप सभी को बड़ा मंगल, लास्ट बड़ा मंगल के अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में अपने वो हर सफलता प्राप्त करेंगे जो आप अपने जीवन में अपने करियर को लेकर सोच के रखे हैं. Now come to the 462 talks about the effect of such warrant. As we have already discussed that this chapter 34 we have decided it is divided into the 5 segment. First we have already discussed segment number 1, death sentences, thereafter imprisonment, and third we were discussing about the levy of fine, fourth is general provision regarding execution, and last is suspension, remission and commutation of sentences. So third segment we are now going to discuss, that is the levy of fine. Till 461 we have already discussed in earlier video, and now in this video we will discuss from 462 to remaining sections. 462 talks about the effect of such warrant. Warrant issue under clause A of subsection A of the section 461 by any court may be executed within the local jurisdiction of such court. जो भी 461 के अंतर्गत जो भी वारंट इशू किया जाएगा वो उस लोकल कोर्ट के लोकल जुडिशन वाले ही क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले ही मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा. एंड इट शैल ऑथराइज द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी आउटसाइड सब जुडिशन. और अगर लोकल जुडिशन में आने वाले क्षेत्राधिकार के भीतर अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है, किसी और क्षेत्राधिकार के भीतर है जिस पर कि इस मजिस्ट्रेट का जुडिक्शन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्हेन इट इज इंडोर्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंडोर्स कर कर वारंट इशू करेगा. और वेयर लोकल जुडिक्शन ऑफ सच प्रॉपर्टीज, जहां पर भी लोकल जुडिक्शन में वो प्रॉपर्टी पाई जाती है उस लोकल जुडिक्शन वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये कोर्ट कहेगा कि वो जो है उस प्रॉपर्टी को अटैच करके इंडोर्स के साथ इस कोर्ट को जो है वो सूचित कर दे. ये बात 462 में कहा गया है. 463 talks about the warrant for levy of fine issued by a court in any territory to which the संहिता does not extend. दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेक्शन ये कह रहा है कि जो बीएनएसएस है, बीएनएसएस की धारा जो है या बीएनएसएस के अंतर्गत जितने प्रावधान हैं वो उस जगह पर अप्लाई नहीं करेंगे जो कि शेड्यूल क्षेत्र के भीतर आते हैं. क्योंकि भारत में कई ऐसे जगह पर कोई ट्राइबल्स एरिया, कुछ नागालैंड और कुछ सुदूर एरिया में कुछ ऐसे हैं जहाँ पे केंद्र सरकार ने उसे जो है वो जो है शेड्यूल क्षेत्र घोषित किया गया, जहाँ पर बीएनएसएस जो है या फिर हिंदू विधि वगैरह जो है वो अप्लाई नहीं करती है. तो ऐसे क्षेत्र की बात की गई है जहां बीएनएसएस के प्रावधान अप्लाई नहीं करते हैं. उस क्षेत्र में अगर कोई लेवी ऑफ फाइन के संबंध में कोई अगर मामला आता है तो कैसे उसको सॉर्टेड आउट किया जाएगा वो इस सेक्शन बताता है. नॉट विद अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस संहिता, इस संहिता के किसी बात के होते हुए भी, और इन एनी अदर लॉ, किसी अन्य लॉ के होते हुए भी, फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड व्हेन आवर ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस्ड टू पे अ फाइन बाय द क्रिमिनल कोर्ट, जहां पर भी किसी भी क्रिमिनल कोर्ट ने जो है एक्यूज को जो है फाइन पे करने का आदेश दिया है. इन एनी टेरिटरी टू विच दिस संहिता डज नॉट एक्सटेंड, और जिस कोर्ट ने ये आदेश दिया है वहां पर बीएनएसएस अप्लाई नहीं करता है. एंड द कोर्ट पर पासिंग द सेंटेंस इशू अ वारंट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द टेरिटरी टू विच दिस संहिता एक्सटेंड. तो ऐसी स्थिति में उस डीएम को
ये उस डीएम को जो है वारंट इशू किया जाएगा जहां जहां पर भी संहिता इंजिस्ट करती है। ऑथराइज हिम टू रियलाइज द अमाउंट, और उससे कहा जाएगा कि आप उस अमाउंट को जो है वो रियलाइज कीजिए एज इफ इट वर इन एरियर ऑफ द, जैसे कि वो लैंड रेवेन्यू के संबंध में वसूल किया था उस तरह से। सच वारंट शैल बी डीम टू बी अ वारंट इशू अंडर सबसेक्शन ए ऑफ द 461 के अंतर्गत ऐसा वारंट इशू किया जाएगा, ये मान लिया जाएगा। एंड द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ द सेट सेक्शन एज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली। दोस्तों यहाँ साफ साफ बात की गई है कि अगर 461 का ऑर्डर किसी ऐसे कोर्ट ने पास किया है जहां पर बीएनएसएस अप्लाई नहीं होता है, तो ऐसे में इस कोर्ट के ऑर्डर को उस जगह के डीएम के पास भेज दिया जाएगा जहां पर इस संहिता के अंतर्गत बीएनएसएस लागू होता है। ऐसे में डीएम जो है उस कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट वैसे ही कराएगा जैसे कि कोर्ट के अंतर्गत उसके लोकल जुडिशन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और बीएनएसएस वहां स्टैंड करती है और वहां से जुर्माना के अमाउंट वसूल करने के बाद उस कोर्ट को भेज दिया जाएगा जिसने कि ऐसा वारंट इशू किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों 464 सस्पेंशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि जब जो भी अगर सेंटेंस जो इम्प्रिजनमेंट का अगर सेंटेंस दिया गया है उसके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कैसे किया जाएगा, यानी कि अगर एक बार सेंटेंसेस का कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो उसको एग्जीक्यूट करने से कब तक रोका जा सकता है, ये बात की गई है। व्हेन एन ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस्ड टू फाइन वनली, जहां पर भी ऑफेंडर को केवल फाइन का सेंटेंस दिया गया, यानी कोर्ट ने पाया है और कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए सिर्फ फाइन उस पर इम्पोज किया है, एंड टू इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन, और ये भी कहा है कि अगर वो फाइन नहीं देगा तो एक सर्टेन अमाउंट तक का एक सर्टेन पीरियड तक की उसको प्रिजनमेंट दी जाएगी। मान लीजिए 2 महीने की सजा, मान लीजिए एक्यूज को 3,000 रुपये की जुर्माना लगाया गया है और ये कहा गया कि अगर 3,000 रुपये का जुर्माना नहीं देता है तो 2 महीने की कारावास की सजा दी जाएगी। एंड द फाइन इज नॉट पेड फोर्थविथ, और अब्यूट ने फाइन पे नहीं किया है तो कोर्ट क्या क्या करेगी, इसके संबंध में 2 क्लॉजेस बताए गए हैं। दोस्तों फिर सुनिएगा कि कोर्ट ने सिर्फ फाइन लगाया है लेकिन ये कहा है कि अगर फाइन देने में डिफॉल्ट करता है तो उसको कारावास की सजा दी जाएगी, और अभी जो है फाइन देने में डिफॉल्ट करता है तो इस स्थिति में सेक्शन क्लॉज 464 का क्लॉज ए कहता है ऑर्डर दैट द फाइन शैल बी पेमेंट आइदर इन फुल और बिफोर द डेट नॉट मोर देन 30 डेज, कि उस फाइन को एक्यूज को कहेगी कि जिस दिन वो ऑर्डर दिया गया है उसके 30 दिनों के भीतर वो आइदर फुल पूरा अमाउंट उस 30 दिन के भीतर वो पेड कर दे, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर के दिन से 30 दिनों के भीतर वो पूरा अमाउंट जो है वो पेड कर दे। ये आदेश कोर्ट दे सकता है। और इन 2 और 3 इंस्टॉलमेंट जो फाइन दिया गया है अगर पूरा एक साथ ना कर दे पा रहा है तो 2 और 3 इंस्टॉलमेंट में 2 या मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट की बात की गई है, ऑफ विच द फर्स्ट शैल बी पेबल और ऑन बिफोर द डेट ऑफ नॉट मोर देन द 30 डेज, यानी 30 दिनों के भीतर, 30 दिन कोर्ट का ऑर्डर है, उस 30 दिनों के भीतर वो जो है वो पहला इंस्टॉलमेंट पेड कर दे। मान लीजिए अगर 3,000 रुपये उसको फाइन देना है और 1,000 का 3 इंस्टॉलमेंट बन गया है तो जिस दिन ऑर्डर दिया जाएगा उसके 30 दिनों के भीतर पहला इंस्टॉलमेंट, उसके फिर 30 दिनों के भीतर दूसरा इंस्टॉलमेंट और उसके फिर 30 दिनों के भीतर तीसरा, 90 दिनों के भीतर जो है वो तीनों इंस्टॉलमेंट को पे कर दिया जाना होगा, अदरवाइज जो है उसे इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी। और दूसरा कहा गया है कि सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज द ऑफेंडर ऑन द एग्जीक्यूशन बाय द ऑफेंडर ऑफ ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड एज द कोर्ट थिंक फिट, यानी कि उसके एग्जीक्यूशन को दूसरा पहले तो फाइन भरा सकती है और दूसरा ये कर सकती है, कोर्ट ये कर सकती है उसके जो सस्पेंड जो उसे इम्प्रिजनमेंट का जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर को सस्पेंड कर सकती है और ऑफेंडर को जो है वो बेल या बेल बॉन्ड पर रिलीज कर सकती है एज द कोर्ट थिंक फिट, अगर कोर्ट को ये लगता है कि कंडीशन फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट ऑन द डेट, कि जिस डेट को उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा वो अभी प्रेजेंट हो जाएगा, यह आश्वासन अगर कोर्ट को देता है तो उसके इम्प्रिजनमेंट के सजा को जो है वो बेल बॉन्ड देकर उसे छोड़ सकती है। और बिफोर विच इज टू बी मेड एंड इफ द अमाउंट ऑफ द फाइन और एनी
installment as the case may be not realized on or before the latest date on which it is payable under the order, the court may direct the sentence of the imprisonment to be carried into execution at once. दोस्तों यहाँ पर बात की गई है साफ साफ 464 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट देने पर जो है उसे जेल भेज दिया गया है तो उसके कारावास के आदेश के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड किया जाता है यदि ऑफेंडर जो है वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड को इशू कर देता है और ये आश्वासन देता है कोर्ट को कि जब भी उसे कोर्ट बुलाया जाएगा वो उपस्थित हो जाएगा तो वो बेल बॉन्ड और बॉन्ड भर के कोर्ट जो है वो अभियुक्त को छोड़ देगी। लेकिन यदि अगर उसने फाइन की इंस्टॉलमेंट रकम या अंतिम तिथि के पूर्व उसके इंस्टॉलमेंट को नहीं भरा है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है उसके बेल बॉन्ड को तुरंत रिलीज कर देगी और उसे जो है वो कारावास को तुरंत उसे सौंप देगी। ये बात सेक्शन 462 के सब क्लॉज बी में कहा गया है। अब आइए दोस्तों 464 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 8 shall be applicable also in any case in which an order for the payment of money has been made on non-recovery of which imprisonment may be awarded and the money is not paid forthwith and if the person against whom the order has been made on being required to enter into the bond such as the is referred to it that subsection fail to do so the court may at once pass sentence of the imprisonment। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है बहुत ही छोटा सा सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 1 के बंद ऐसे मामले में लागू होंगे जिसमें रकम जो है वसूली का आदेश दे दिया गया है और रकम न देने पर कारावास की सजा दी गई है और वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है वो अगर बेल बॉन्ड देने को में असफल रहता है तो कोर्ट उसे तुरंत जेल भेजने का आदेश पारित कर देगी। दोस्तों यहाँ पर बात समझिएगा यहाँ 464 के सबसेक्शन 2 में साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को फाइन न देने के एवज में जो है वो इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है और तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध अगर ऐसा आदेश दिया गया है तो वो और वो उसे कहा जाता है कि अगर फाइन नहीं दिया है तो आप उसे जेल में सजा की दे दिया जाएगा और अगर जेल में सजा नहीं दिया जाएगा यदि अगर बेल बॉन्ड भर देता है लेकिन अगर बेल बॉन्ड भरने में असफल रहता है तो उसे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। ये बात जो है ये सेक्शन 464 के सब क्लॉज 2 में करती है। दोस्तों बात क्लियर है। 464 ये बात करता है कि अगर 30 दिनों के भीतर आप फाइन दे देंगे तो पूरी फाइन दे देंगे आप सजा से मुक्त हो गए लेकिन अगर 30 दिनों के भीतर आप फाइन नहीं दे पाए तो फिर इंस्टॉलमेंट में कम से कम 3 इंस्टॉलमेंट में 2 या 3 इंस्टॉलमेंट पे आप उससे फाइन दे देंगे तो भी जो है आप अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर बात की गई है कि अगर मान लीजिए आपको सजा फाइन न देने पर आपको सजा दी गई है तो आपको फिर भी छोड़ दिया जाएगा अगर आप बेल बॉन्ड भर देते हैं और बेल बॉन्ड में कही गई रकम को अगर आप पे कर देते हैं तो। लेकिन अगर आप बेल बॉन्ड भरते हैं लेकिन बेल बॉन्ड में पे की गई रकम को देने में विफल रहते हैं तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है तुरंत उस बेल बॉन्ड को कैंसिल कर आपको तुरंत जो है वारंट इशू करके आपको गिरफ्तार करके जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। और यहाँ भी वही बात की गई है कि अगर आप जो है अगर रकम वसूली का आदेश दिया गया है और रकम न देने पर आपको कारावास की सजा दी गई है और उसके और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है वो बेल बॉन्ड भरने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में उसे कारावास की सजा दे दी जाएगी। अब आइए अब लेविया फाइन का ये पार्ट खत्म हो गया है दोस्तों। अब डी पार्ट एक बता रहा है जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग एजुकेशन के संबंध में जनरल प्रोविजन। पहला है 465 कर रहा है हु मे इशू वारंट, कौन व्यक्ति वारंट इशू करेगा। एवरी वारंट फॉर द एजुकेशन ऑफ द सेंटेंस, कोई भी जो वारंट है जो सेंटेंस के एजुकेशन का वारंट होगा वो मे बी इशूड आइदर बाय द जज, कोई जज इशू करेगा और मजिस्ट्रेट या जज इशू करेगा या मजिस्ट्रेट इशू करेगा। सामान्यतः जज मजिस्ट्रेट जो वारंट इशू करता है और किसी व्यक्ति को कहता है कि इस व्यक्ति को पकड़कर जो है आप कोर्ट के सामने लाइए या फिर जेल में बंद कर दीजिए। हु पास द सेंटेंस और बाय सक्सेसर इन ऑफिस, या जो मजिस्ट्रेट या जज जो है जो उस वक्त कोर्ट में मौजूद है वो इशू करेगा, या जो अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जिसमें जज का ट्रांसफर हो गया तो जो नया जज आ रहा है वो पुराने जज के आधार पर जो है किए गए कर्तव्यों के पालन में जो काम किया उसके पालन में अगर नए जज को उसको लगता है कि वारंट इशू करना है तो वो सक्सेसर इन ऑफिस वाला जज भी जो है उसे वारंट इशू कर सकता है।
466 talks about the sentence on escaped convict when to take effect. अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो भाग चुका है उसके संबंध में सेंटेंस को कैसे एग्जीक्यूशन कराया जाएगा इस संबंध में बात की गई 466 में. When a sentence of the death, जहां पर भी डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ या आजीवन कारावास, और फाइन या फाइन पास अंडर दिस संहिता, जहां पर इस संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जो है डेथ पेनल्टी दी गई है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है या फाइन से उसको सेंटेंस दिया गया है ऑन द एस्केप कन्विक्ट, और वो व्यक्ति भाग चुका है. एस्केप कन्विक्ट का मतलब भागा हुआ है, जो पकड़ा नहीं गया है. सच सेंटेंस शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन बिफोर कंटेंट टेक इफेक्ट इमीडिएटली. उसे ऐसे भागे वाले व्यक्ति पर ये सजा जो है वो तुरंत कैसे लागू होगी ये बताया गया है. सब क्लॉज ये बताया गया है, ये तुरंत लागू होगी, ये सब क्लॉज 1 में बताया गया है. सब क्लॉज 2 कह रहा है व्हेन अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म इज पास अंडर द संहिता ऑन द एस्केप कन्विक्ट. दूसरा पहला बात करिए जहां पर कि सजा डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन और जिस व्यक्ति को दिया गया वो भागा हुआ है, तो ऐसे मामलों में नीचे दिए गए प्रावधान इमीडिएट फोर्स से लागू माना जाएगा और इसी के अनुसार ही पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कराया जाएगा. दूसरी बात कह रहा है दोस्तों, जब कन्विक्टेड पर्सन को इस संहिता के अधीन किसी भी अवधि की कारावास की सजा दी गई है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा. पहला, इफ द सच सेंटेंस इज सेवियर इन काइंड, अगर वो व्यक्ति अगर वो सजा ऐसा है जो कि बहुत ही कठोर दंड की प्रकृति रखता है, यानी कि सेवियर काइंड है, then the sentence which such convict was undergoing when he escaped, और ऐसा व्यक्ति जो भागा गया है वो ऐसी सजा को ऑलरेडी भुगत रहा था, भागने से पहले वो कठोर सजा भुगत रहा था. The new sentence shall take into effect immediately. जैसे ही पकड़ा जाता है वैसे ही जो नया सेंटेंस है वो तुरंत अप्लाई कर जाएगा. और दूसरा बात की गई है इफ सच सेंटेंस इज नॉट सेवियर इन नेचर, अगर जो भागने से पहले अगर एस्केप कन्विक्टेड जो है वो ऐसी सजा भुगत रहा है जो सेवियर नेचर का नहीं था, which such convict was undergoing when he escaped, the new sentence shall take effect after he has suffered imprisonment for a further period equal to that which at the time of his escape remained expired of his former sentence. दूसरा ध्यान से सुनिएगा जो दोस्तों, बी ये कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि यदि ऐसा दंड उस दंड सेवियर इन काइंड का नेचर का है जिसे वो कन्विक्टेड पर्सन ऑलरेडी भुगत रहा था और वो पकड़ा जाता है तो पहला वाला दंड जो दूसरा वाला दंड जो है तो तुरंत प्रभावी हो जाएगा. दूसरा कह रहा है यदि ऐसा दंड कठोर किसका नहीं है जिसे कि ऐसा कन्विक्टेड पर्सन वो जब निकल भागा था तो वो भोग रहा था, तो नया दंडादेश उसके द्वारा अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भोगे जाने के पश्चात प्रभावी होगा. यानी कि वो पहला कारावास भोग लेगा तब फिर नया दंडादेश जो है उस पर लागू होगा. उसके निकल भागने के समय उसके पूर्ववर्ती दंडादेश की सेव अवधि के बराबर है. यानी कि अर्थात अगर मान लीजिए आधा सजा भोगने के बाद वो व्यक्ति भाग गया तो जब भी वो कभी पकड़ा जाता है तो बाकी की शेष सजा जो है वहीं से प्रारंभ हो जाएगी. ये बात जो है वो सब क्लॉज 2B कह रहा है. अब आइए 466 का सब क्लॉज 3 ये कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 अ सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सेवियर इन काइंड देन अ सेंटेंस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट. तीसरा दोस्तों बात कह रहा है सबसेक्शन 2 के प्रयोजन के लिए जो कठोर कारावास का दंडादेश जो है वो साधारण कारावास के दंडादेश से वो सबसेक्शन 2 के प्रयोजन के लिए जो रेगुलर इम्प्रिजनमेंट का दंडादेश जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट के दंडादेश से कठोरतम किस्म का समझा जाएगा. यानी सिंपल जो इम्प्रिजनमेंट है उससे ज़्यादा जो है रेगुलर इम्प्रिजनमेंट को माना जाएगा. और यदि किसी व्यक्ति को सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है और वो भोग रहा है और वो फिर भाग गया है तो ऐसी स्थिति में फिर उसे कठोर इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी. 467 में बात की गई दोस्तों सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अदर ऑफेंस.
when a person already undergone a sentence of imprisonment in sentence on a subsequent convicted to the imprisonment on imprisonment for life, such imprisonment or imprisonment for life shall commence at the expiration of the imprisonment to which he has been previously sentenced, unless the court direct that the subsequent sentence shall run concurrently with such previous sentence. दोस्तों 467 एक बात कह रहा है, एक व्यक्ति जो है जो पहले ही किसी अपराध का अपराधी है और जब वो बेल पर छूटता है तो वो पुनः दूसरे अपराध को करने के लिए जो है उसे दोषित पर या तो कारावास या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। यानी कि ऑलरेडी वो कन्विक्टेड पर्सन है, जब बेल पर छूटा था तो उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए उसे आजीवन कारावास या कोई भी कारावास की सजा दी जाती है। तो सामान्यतः एक सजा तब समाप्त होगी तभी वो दूसरी सजा प्रारंभ होती है। अगर व्यक्ति को 2 बार सजा दी गई है तो पहली सजा जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक दूसरी सजा शुरू नहीं होती है। जैसे यदि वो पहले से ही 3 वर्ष का सजा काट रहा है और दूसरे अपराध और उसे बेल पर छोड़ा गया है और पुनः वो एक कोई अपराध ऐसा करता है जिसमें कि उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई है, ऐसी स्थिति में सामान्य नियम यह है कि पहले वो 2 साल जो बच गया है वो सजा वो पूरी करेगा और उसके बाद फिर जो है वो आजीवन कारावास की सजा शुरू होगी। लेकिन धारा 467 में स्पष्ट कर दिया गया है कि उपरोक्त मामलों में यदि कोई कोर्ट निर्देश दे तो पश्चातवर्ती दंड ऐसे पूर्ववर्ती दंड के साथ भी भोगा जा सकता है। मान लीजिए कि व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें कि 3 महीने की सजा 3 साल की सजा दी गई है और फिर दूसरा अपराध किया जिसमें उसको आजीवन कारावास की सजा दी है, तो कोर्ट ये कह सकता है कि आजीवन कारावास और 3 साल की सजा जो है वो दोनों करेंटली यानी साथ ही साथ चलेगी। और अन्यथा की स्थिति में ऐसा कारावास अगर ऐसा नहीं बोला गया है तो आजीवन कारावास की समाप्ति पर जो पहला दंडादेश हुआ था वो प्रारंभ हो जाएगा। ये कोर्ट डिसाइड करेगी सजा साथ साथ चलेगी या एक सजा के समाप्त होने के बाद दूसरी सजा चलेगी। ये कोर्ट अपने ऑर्डर में स्पष्ट इस बात को लिखित कर दिया जाएगा। 467 इस बात को इंडिकेट करता है। Provided that when a person who has been sentenced to imprisonment by an order under section 141 in default of furnishing security is whilst undergoing such sentence to imprisonment for an offence committed prior to the making of such order, the later sentence shall commence immediately. प्रोवाइडेड क्लास करा है दोस्तों, जहां पर एक व्यक्ति अंडर सेक्शन 141 के अंतर्गत सिक्योरिटी फर्निश करने में डिफॉल्ट होने के कारण उसे कैद की सजा दी गई। यानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने की सिक्योरिटी बॉन्ड न देने की स्थिति में जो है उसे कैद की सजा दी गई है और ऐसे सजा भोगने के दौरान ऐसे आदेश के दिए जाने के पूर्व किए गए अपराध के लिए कारावास का दंड दिया जाता है, वह पश्चावर्ती दंड जो है वो तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि अगर बेल बॉन्ड के वायलेशन में अगर उसे सजा दी जाती है, वो सजा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो पश्चातवर्ती सजा उसे पुनः दी जाती है तो पश्चातवर्ती दंडादेश जो है वो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। ये बात प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है। दूसरा कह रहा है when an accused person on conviction has been sentenced to imprisonment for a term not being imprisonment in default of payment on fine, the period of detention if any undergone by him during the investigation, inquiry or trial of the same case and before the date of such conviction shall be set off against the term of imprisonment imposed on him on such conviction, and the liability of such person to undergo imprisonment on such conviction shall be restricted to the remaining if any of the term of imprisonment imposed on him. It is very important section दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। 467 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास की सजा पहले से ही भुगत रहा है और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर उसे किसी अवधि का कारावास या आजीवन कारावास का दंडा दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती दंडादेश पूर्ववर्ती दंडादेश के साथ ही भोगा जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर सब क्लॉज 2 ये कह रहा है, 467 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर उसे किसी अवधि का कारावास या आजीवन कारावास का ही सजा का दंड दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में पश्चातवर्ती दंडादेश जो है वो पूर्ववर्ती दंड यानी ऑलरेडी वो आजीवन कारावास
की सजा भुगत रहा है और बाद में उसने पुनः कोई ऐसा अफेंस किया है जिसे उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या पीसी की और या फिर कोई और कार्यवास की सजा दी गई है, तो दोनों ही सजा जो है वो साथ साथ चलेगी। ऐसा ये इस सबसेक्शन 2 में कहा गया है 467 के। 468 बात करता है दोस्तों 467। अब 468 बात करता है पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। जहां पर ये बात दोस्तों ये बात यहाँ पर जो है ये बात 468 ये बात 468 ये सेक्शन है 468, जहां पर जो बात की गई है अभियुक्त द्वारा अगर भोगी की जो अगर जब भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, 3 चीज़ें होती है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, इस दौरान अगर अभियुक्त को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है और वो काफ़ी सज़ा जो है वो ट्रायल से पहले ही भोग चुका है, यानी कि अभियुक्त द्वारा जब भोगेगी निरोध की अवधि का कारावास दंडाविदेश के विरुद्ध मुजरा किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है। जहां कोई एक्यूज जो है वो कन्विक्ट होने पर किसी अवधि के कारावास की सजा सुनाई जाती है। यहाँ यदि वो मामले में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान ऐसे कन्विक्शन की तारीख से पहले उसके द्वारा भोगे गए जो ट्रायल के निरोध की अवधि का ऐसे दोषसिद्धि पर कारावास की अवधि के विरुद्ध सेट ऑफ किया जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे समझिए दोस्तों कि ये 468 ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक्यूज्ड पर्सन है जिससे कि कन्विक्शन पर 3 साल की सज़ा दी गई है और 3 साल की सज़ा ट्रायल के बाद उसे दी गई है, लेकिन वो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान ऑलरेडी 2 साल की सज़ा जो है वो ऑलरेडी जेल के अंदर भुगत चुका है, तो उसे मात्र उस सज़ा को उससे सेट ऑफ कर दिया जाएगा और फिर 1 साल की सज़ा जो है वो जेल के अंदर वो भुगतेगा, यानी कि जो सज़ा ऑलरेडी वो जेल में रह के भुगत चुका है उससे सेट ऑफ किया जाएगा। ये 468 की बात की गई है। अब आइए दोस्तों 68 प्रोवाइडेड क्लॉज कह रहा है, इन प्रोवाइडेड में क्लॉज में कहा गया है कि यदि सेक्शन 475 के अंतर्गत सजा हुई है तो सेट ऑफ की अवधि जो है वो 14 वर्ष मान के चली जाएगी। यहाँ पर अवधि माना गया, मान लीजिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो ऐसी स्थिति में सेट ऑफ जो है वो 14 साल मान के ही किया जाएगा। अब आइए दोस्तों सेविंग क्लॉज कह रहा है, नथिंग इन सेक्शन, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा यहाँ 468 की बात की गई है। नथिंग इन दिस सेक्शन 466 और 467 shall be held to excuse of any person from any part of the punishment in which he is liable upon his former or the subsequent conviction। 469 बात कर रहा है दोस्तों कि 469 बात कर रहा है दोस्तों, धारा 466 या 467 की कोई बात किसी व्यक्ति को उस दंड के किसी भाग को एक्सक्यूज करने वाली नहीं समझी जाएगी जिसका वह अपने पूर्व या पश्चातवर्ती कन्विक्शन का हकदार है। 2 ये कह रहा है, when an accused of imprisonment in default of payment of a fine is annexed to the substantive sentence of the imprisonment and the person undergoing the sentence is after its execution to undergo a further substantive sentence or further substantive sentences of imprisonment, effect shall not be given to the award of the imprisonment in default of the payment of the fine until the person has been undergone the further sentences। दोस्तों यहाँ बात बी 469 का सब क्लॉज 2 ये करा, जब अफेंडर को जुर्माना न देने पर कारावास का निर्णय दिया गया है और अफेंडर पहले से ही किसी अपराध के किए जाने पर कारावास की सजा भुगत रहा है, ऐसी स्थिति में जुर्माना न देने पर डिफॉल्ट करने पर जो सजा दी गई है वो सजा तब प्रारंभ होगी जब अन्य सजा वो भुगत चुका होगा या मुख्य सजा के चलते रहने के दौरान डिफॉल्ट वाली सजा, यानी कि अगर वो ऑलरेडी सजा दिया जा चुका है, वो सजा चल रहा है, तो दूसरी सजा तभी प्रारंभ होगी जब जो है डिफॉल्ट वाली सजा प्रारंभ बाद में होगी, पहली मुख्य सजा वो भुगतेगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर 470 बात की है, रिटर्न ऑफ वारंट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। व्हेन अ सेंटेंस हैज बीन फुली एग्जीक्यूटेड द ऑफिसर executing it shall return to the warrant to the court from which it has issued with the endorsement under this hand certifying the manner in which he has been executed। जब कोई कोर्ट ने
वारंट इशू करके किसी सजा को एग्जीक्यूट करने का निर्देश दिया है, तो जिस भी ऑफिसर को कोर्ट ये वारंट इशू करेगी वो उस सजा को एग्जीक्यूट करने के बाद उस अपराधी को, यानी कि कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को वारंट जारी करके कहा कि आप इसे सजा को एग्जीक्यूशन कराइए, और वो व्यक्ति उस वारंट के आधार पर उस व्यक्ति को जेल में बंद कर देता है, और जेल बंद के बाद फिर उस कोर्ट को सूचित करेगा कि साहब आपने जो आदेश दिया था उसको हमने पूरा कर दिया, जिस तरीके से आपने उस सजा को एग्जीक्यूट करने की बात की गई थी, वो सिर्फ सिग्नेचर का इंडोर्स करने के बाद जिस रीति से वारंट की सजा का एग्जीक्यूशन करने की बात की गई है उसे इंडोर्स करेगा और उस न्यायालय को भेज देगा जिसने कि वारंट इशू किया था, कि जिसने कहा था कि आप इसको सजा को एग्जीक्यूट कराए, उस कोर्ट को वो ऑफिसर जो है उस वारंट को भेज देगा इंडोर्स करने के बाद। अब दोस्तों इस वीडियो का लास्ट सेशन कर रहा है 471 मनी ऑर्डर टू बी पेड रिकवरेबल एज अ फाइन। दोस्तों मैंने इसका प्रावधान पूरा डिटेल नहीं लिखा है क्योंकि वहाँ जगह नहीं था। 471 ये बात कर रहा है कि जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जाना। यदि किसी व्यक्ति को कोई मनी जो है वो ऑर्डर मनी को पेड करने का ऑर्डर दिया जाता है इस संहिता के अंतर्गत, लेकिन उसने रिकवरी का मेथड यानी उस मनी ऑर्डर को कैसे पे किया जाएगा इसके संबंध में कोई मेथड नहीं बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में इस संहिता के अंतर्गत कहा गया है कि उस मनी को उसी तरह से वसूल किया जाएगा जैसे कि फाइन को वसूल किया जाता है, और फाइन न देने पर वसूलने की जो प्रक्रिया होगी उसी प्रक्रिया को जो है अडॉप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो 462 से लेकर 471 तक जो है काफ़ी नीरस सेक्शन है दोस्तों, काफ़ी मोनोटोनस है, बहुत इंटरेस्टिंग कोई बात नहीं की गई क्योंकि सारी चीज़ें फाइन के एजुकेशन के संबंध में है, लेकिन फिर चूंकि इंपॉर्टेंट क्लॉज है तो हम लोगों ने उसको एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि जितनी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। पुनः आपको बधाई। थैंक यू।